प्राचीन भारत। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। लगभग 3600 BC में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियन भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्यपाषाण काल में पालतू बनाया गया। आग की जानकारी मानव को पुरापाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में प्रारंभ किया। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के 3 चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीहवा, इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। हड़प्पा के पश्चात 1922 में राखाल्डस बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। उत्खननकर्ता, नदी, वर्तमान स्थिति एवं प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। प्रमुख स्थल। उत्खननकर्ता, नदी, वर्तमान स्थिति, प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। 1. हड़प्पा, दयाराम साहनी एवं माधोस्वरूप वत्स। 1921। रावी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। तांबे का पैमाना, तांबे की इक्कोगाड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, अन्नागार। 2. मोहनजोदड़ो, राखलदास बैनर्जी। 1922। सिंधु, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा। 3. चन्हुदड़ो, अनेस्ट मैके। 1935-36। सिंधु, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। मनका बनाने का कारखाना, दवात, काजल, कंघा। 4. रंगपुर, रंगनाथ राव। 1953-54। मादर, गुजरात का काठियावाड़ जिला। चावल की भूसी। 5. रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा। 1953-55। सतलज, पंजाब का रोपड़ जिला। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। 6. लोथल, रंगनाथ राव। 1955-62। भोगवा, गुजरात का अहमदाबाद जिला। गोदीवाड़ा, युग्मित शवाधान, रंगाई के कुंड। हाथी दांत का पैमाना। 7. कोटदीजी, फजल अहमद। 1955। सिंधु, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। पत्थर के वानाग्र। 8. आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा। 1958। हिंडन, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सांप तथा रीछ की मृन्मूर्ति। 9. कालीबंगा, बीबी लाल एवं बीके थापर। 1961। घग्घर, राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला। जुते खेत, अग्निवेदियों, पकी ईंटें, अलंकृत फर्श। 10. राखीगढ़ी, सूरजमान। 1963। घग्गर नदी, हरियाणा, भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। 11. बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट।
1973-74। सरस्वती, हरियाणा का हिसार जिला। मिट्टी का खिलौना, हल, जौ। मातृदेवी की मृण्मूर्ति। 12, धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट। 1990। गुजरात का कच्छ जिला। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर, लंबा जलाशय। सभ्यता का कालक्रम एवं नामाकरण। रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का ये सम्मान प्राप्त हुआ। सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मातृदेवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। मुहरें अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती थीं। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मानवशास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। लिपि। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को बुस्टोफेदम कहा गया है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। 1. ऋग्वैदिक काल, इसे 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व माना गया है। 2. उत्तर वैदिक काल, इसे 1000 ईसा पूर्व -600 ईसा पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीले को जन कहा गया है। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलाकर विश होता था, जिसका प्रधान विशपति होता था, तथा कई विश मिलकर जन होता था, जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में जन
का 275 बार तथा विश का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा, समिति, विदत एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थीं। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्षों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था तथा यव, जौ मुख्य खाद्य पदार्थ। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिककालीन नदियाँ। क्र सम प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। 1 कुमु, कुर्रम। 2 वितस्ता, झेलम। 3 परुशनी, रावी। 4 विपाशा, व्यास। 5 दृष्टवती, घग्घर। 6 सुवास्तु, स्वात। 7 कुभा, काबुल। 8 अस्किनी, चिनाब। 9 शतुद्री, सतलुज। 10 सदानीरा, गंडक। 11 गोमती, गोमाल। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुंड अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्षों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। धार्मिक एवं यज्ञीय कर्मकांडों में जटिलता आई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, शिव थे। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश से मिला है। षड्दर्शन एवं उनके रचयिता। दर्शन रचयिता सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बादरायण, वैशेषिक, कणाद या उलूक। वैदिक साहित्य। वेदों की संख्या 4 है। 1 ऋग्वेद, ये प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। 2 सामवेद, इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। 3 यजुर्वेद, यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य तथा गद्य दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। 4 अथर्ववेद, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है। उपनिषद, ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श
वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। स्मृति स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 200 BC से 100 ई के मध्य की गई। पुराण इनकी संख्या 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। जैन और बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। महावरी स्वामी परिचय। जन्म कुंडग्राम, वैशाली। जन्म का वर्ष 540 BC। पिता सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल। माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी यशोदा, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में। तपस्थल जरिम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में। निर्वाण 468 BC, पावापुरी में। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते हैं। जैन महासंगीतियाँ। संगीति समय, स्थल, अध्यक्ष, कार्य। प्रथम 322 BC -298 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र। स्थूलभद्र। जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित। द्वितीय 512 ई। वल्लभी। देव ऋद्धिगणि, क्षमाश्रमण धर्मग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध परिचय। जन्म लुम्बिनी ग्राम, कपिलवस्तु। जन्म का वर्ष 563 BC। पिता शुद्धोधन, शाक्य गण के प्रधान। माता महामाया, कौलियगण की राजकुमारी। पत्नी यशोधरा। पुत्र राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। महाभिनिष्क्रमण। तपस्थल उरुवेला, निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में। महापरिनिर्वाण 483 BC, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, ऋषिपतनम में दिया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये हैं दुख समुदय, दुख विशेष तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। प्रतीत्य समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। घटना, प्रतीक चिन्ह। जन्म, कमल एवं सांड। गृह त्याग, घोड़ा। ज्ञान, पीपल वृक्ष। निर्वाण, पद चिन्ह। मृत्यु, स्तूप।
जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। बौद्ध ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। कालांतर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। बौद्ध संगीतियाँ। संगीति स्थान, शासनकाल, समय, अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह अजातशत्रु 483 BC। महाकस्प। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली कालाशोक 383 BC। सर्वकामी सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक 250 BC। मोगलिपुत्र तेज। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कनिष्क ई की प्रथम शताब्दी। विसुमित्र। प्राचीन भारत में प्रचलित संप्रदाय एवं संस्थापक। संप्रदाय संस्थापक संप्रदाय संस्थापक आजीवक। मक्खलिपुत्र गोशाल घोर क्रियावादी। पूरण कश्यप यदृच्छावाद। आचार्य अजित भौतिकवादी। पकुब्ध कच्चान अनिश्चयवादी। केशकम्बलिन भौतिक दर्शन। संजय वेटटलिपुत्र महाजनपदों का उदय। छठी शताब्दी ईपू के आसपास कृषि में नवीन तकनीक तथा लोहे के प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। कृषि अधिशेष से व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला, जिससे दूसरी नगरीय क्रांति आई। इस कारण उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कोमल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। महाजनपद एवं उनकी राजधानी। महाजनपद राजधानी। महाजनपद राजधानी। मगध राजगृह। वत्स कौशाम्बी। अवंती उज्जयिनी महिष्मती। कुरु हस्तिनापुर। वज्जी वैशाली। मत्स्य विराटनगर। कोसल श्रावस्ती। पांचाल अहिच्छत्र काम्पिल्य। काशी वाराणसी। सूरसेन मथुरा। अंग चंपा गैंगधार। तक्षशिला मल कुशीनारा। कंबोज राजपुरा। चेदी सोथिवती। अश्मक पोतन। मगध साम्राज्य। ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। हर्यक वंश 544 BC-412 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व -492 ईसा पूर्व था। उसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की। बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु 492 BC-460 ईसा पूर्व ने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा जमाया। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए रथमुसल एवं महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन उदयभद्र 460 BC-444 ईसा पूर्व हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। उसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश
412 BC-344 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक कालाशोक काकवर्ण के शासनकाल में मगध की राजधानी वैशाली थी, जहां द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नंद वंश 344 BC-324 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। उसे सर्वक्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। महापद्मनंद ने एक छत्र राज्य की स्थापना की तथा एकरा की उपाधि धारण की। नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का भारत अभियान। सिकंदर मैसिडोनिया मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप का पुत्र था। अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस पुरु ने सिकंदर का प्रतिरोध किया। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 BC में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाद में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय 323 BC में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC-298 ईसा पूर्व ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धननंद को अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में कायाक्लेश के द्वारा प्राण त्याग दिया। बिंदुसार 298 BC-272 ईसा पूर्व को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर मदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। अशोक 273 BC 232 BC अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धम्म के लिए विश्वविख्यात है। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। कलिंग के साथ हुए युद्ध में भारी रक्तपात को देख अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ धम्म नीति का पालन किया। अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोआदसुत से ली गई है। अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को शिलालेखों पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक तथा ग्रीक लिपि में हैं। अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम टी फेंथेलर ने लगाया तथा इसे पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिसेप को मिली। मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर के अधिकारियों को तीरथ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 बताई गई है। कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। यवन। मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण बैक्ट्रिया के ग्रीकों ने किया। इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यवन शासकों में मिनांडर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
उसकी राजधानी साल थी। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिनांडर, मिलिंद के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन मिलिंदपन्हो नामक ग्रंथ में है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा लेखयुक्त सिक्के जारी किए। विभिन्न ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने की कला, संवत तथा सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने भारत को सिखलाया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम प्रमुख था। जूनागढ़ से प्राप्त उसका अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। पहलव, पार्थियन। पहलव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। पहलवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफिनिस था। उसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस भारत आया था। कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। वे पश्चिमी चीन से भारत आए थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने 78 ई में शक संवत को प्रचलित किया। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी। कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन, कश्मीर में हुआ था। गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इसके पहले श्रीगुप्त 240-285 ई तथा घटोत्कच 280-320 ई का शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319-335 ई ने 320 ई में गुप्त संवत की शुरुआत की। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। समुद्रगुप्त 335-375 ई चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंघल, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375-415 ई का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान 399-412 ई भारत आया था। उसके दरबार में भी विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। कुमारगुप्त प्रथम 415-455 ई के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कंदगुप्त 455-467 ई गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने हूनों के आक्रमण को विफल किया था। स्कंदगुप्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्रामिक के हाथ में होता था। कई गांवों को मिलाकर पेठ बनते थे। भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्तकाल से शुरू हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकाल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। गुप्तकालीन बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं प्रमुख हैं। गुप्त शासकों की राजकीय या आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। गुप्तकाल में भाग
एवं भोग राजस्व कर था। भाग उपज का छठा हिस्सा होता था, जबकि भोग सब्जी तथा फलों के रूप में दी जाती थी। पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में हुई थी। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन 606-647 इस वंश का महान शासक था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित की रचना की। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। हर्ष का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उसका यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से जाना जाता है। गुप्तोत्तर वंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना सिंहविष्णु ने की थी। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। मतविलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने की। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिम्हवर्मन प्रथम के समय हुआ था। उसने वातापीकोंड की उपाधि ग्रहण की। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतेदुर्ग ने की थी। इसकी राजधानी मान्यखेप थी। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट दक्षिण भारत शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा हुआ। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल शासक राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत बनाया। राजाराज प्रथम ने तंजौर में राजाराजेश्वर का शिव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राजाराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान के क्रम में पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय की स्मृति में उसने गंगैकोंड चोलपुरम नगर का निर्माण किया। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। उसने औदंतपुरी, बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी तथा त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। कश्मीर के काकरकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी का रचयिता कल्हण कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के काल में की। उड़ीसा के गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने भी कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। परमारों की राजधानी उज्जैन थी। बाद में चलकर धारा उनकी राजधानी बनी। परमारवंशी शासक भोज एक महान कवि था। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। भोज की कुछ रचनाओं में सम्रांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, विद्य विनोद, राजमार्तंड आदि प्रमुख हैं। भोज ने धार में एक सरस्वती मंदिर की स्थापना की। चौहान शासक अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को राय पे थौरा भी कहा जाता है। उसके राजकवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध
1191 में मुहम्मद गोरी को पराजित किया। किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी से पराजित हो गया। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी।